हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड। अगर आपने चैप्टर फर्स्ट की वीडियो नहीं देख रखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको, वहां से आप क्लास 8 हिस्ट्री के सारे वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको वीडियोस पसंद आए प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। इस चैनल पे आपको जामिया एंट्रेंस के लिए पूरा सोशल साइंस की वीडियोज़ प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड चैप्टर है हमारा फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इस चैप्टर में हम देखेंगे किस तरीके से एक छोटी सी कंपनी ने आके पूरे इंडिया पे कब्जा किया और 200 साल तक रूल किया। बस यही पढ़ना है इस चैप्टर में। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। औरंगज़ेब थे इंडिया में मुग़ल एम्पायर के लास्ट पावरफुल रूलर। औरंगज़ेब के बाद कोई भी पावरफुल रूलर नहीं हुआ मुग़ल एम्पायर में, और मुग़ल एम्पायर औरंगज़ेब की डेथ के बाद ही टूटना शुरू हो गया था। मुग़ल औरंगज़ेब की डेथ हुई, इंडिया का क्या है एम्पायर टूटने लगा। हर छोटे छोटे जो गवर्नर थे, मुग़ल गवर्नर जिनको सूबादार कहा जाता था, उन्होंने अपने आप को राजा घोषित करना स्टार्ट कर दिया था। अभी यहाँ से कहानी नहीं स्टार्ट होती हमारी कहानी। देखो ब्रिटेन में जाओ, सीन क्रिएट करो, इमेजिन करो। ब्रिटेन में एक छोटी सी कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने 1600 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को परसुएड किया कि हमें ये राइट दे दो कि सिर्फ हम ही इंडिया में जाके ट्रेड कर सकते हैं। बात सुनना ध्यान से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ये जो क्वीन एलिजाबेथ थी वहाँ की, उनको परसुएड किया कि हम ब्रिटेन की सिंगल कंपनी होना चाहते हैं जो इंडिया में जाके ट्रेड कर सकती है, बाकी कोई भी ब्रिटेन की कंपनी इंडिया में जाके ट्रेड नहीं कर सकती है। क्वीन एलिजाबेथ मान गई खुशी खुशी उनकी बात, और उनको ये राइट दे दिया। अब क्या होता है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इंडिया में आते हैं। जब ये इंडिया में पहुँचते हैं तो देखते हैं ओ माई गॉड, इंडिया में तो पहले से कई लोग मौजूद हैं। फ्रांस वाले आके बसे हुए हैं, पुर्तगीज़ आके बसे हुए हैं, वो ट्रेड कर रहे हैं, डच वाले आके ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनको कॉम्पिटिशन मिल गया, पहले ही पहुंचते ही इनको कंपटीशन मिल गया। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था, मर्सेंटाइल कंपनी थी। मर्सेंटाइल कंपनी ऐसी कंपनीज होती हैं जो सस्ते दामों पर सामान लेके महंगे दामों पर बेचती हैं। तो यही करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया से सामान लेती थी सस्ते दामों में और यूरोप में जाके महंगे दामों पर बेचती थी। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। अब पहले से भाई कंपटीशन मौजूद है। वास्को डे गामा ने ही इंडिया का रूट सर्च किया। जो सी रूट है इंडिया का किसने डिस्कवर किया था, वास्को डे गामा ने। वो एक पुर्तगाली थे, तो पहले से पुर्तगाली आके बसे हुए थे। किस ईयर में डिस्कवर किया था, 1498 में। इंडिया का जो सामान था, सिल्क, रेशम, कॉटन और मसाले यहाँ के बहुत ज़्यादा डिमांड में थे यूरोप में। सब लोग यहाँ से सस्ते दामों पर ख़रीद के लेके जाके अपने जगह पे महंगे में दाम में बेचते थे। ये जब ब्रिटिश वाले पहुँचे तो अब इन सबके बीच में कंपटीशन शुरू हो गए, लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अच्छी खासी लड़ाई हो रही थी, एक दूसरे की जहाज़ें ये डुबो रहे थे, शिप्स को डुबो रहे थे, एक दूसरे का रास्ता रोक रहे थे, किलाबंदी शुरू हो गई। तो ये था सीन पूरा कि ब्रिटिश वाले जब इंडिया में आए तो उनको काफ़ी कंपटीशन करना पड़ा। अब आगे देखेंगे कैसे इन बाकी लोगों को हरा के ब्रिटिश ने इंडिया पर पूरी तरीके से कब्जा किया। कहानी देखो, जो पहले इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप हुई थी, जो ब्रिटिश आए पहली बार जो फैक्ट्री सेटअप की, वो कहाँ की, बैंक ऑफ रिवर हुगली। रिवर हुगली कहाँ है, बंगाल में है, उसके किनारे ही सेटअप की थी 1651 में। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखते जाना। उस टाइम पे जो कंपनी के ट्रेडर्स थे उनको कहा जाता फैक्टर्स। क्या कहा जाता था, ट्रेडर्स को फैक्टर कहा जाता था। उन्होंने अपनी फैक्ट्री सेटअप की, फैक्ट्री में वेयर हाउसेस बनाए जहाँ पे वो सामान रखते थे, और ऑफिसेस बनाए जहाँ पर वो बैठते थे ऑफिसर्स वगैरह। अब 1696 तक उन्होंने फोर्ट बनाने स्टार्ट कर दिए, अच्छी खासी किलाबंदी शुरू कर दी अपने फैक्ट्री के आसपास बनाना। और इन्होंने जो मुग़ल एम्पायर थे उस टाइम पे एम्परेटर थे, उनको परसुएड करके दीवानी राइट ले लिया। 3 गाँवों के ज़मींदारी राइट्स ले लिए इन ब्रिटिश ने, जिसमें से एक गांव था कालीकत, जो आज का कलकत्ता है। समझ में आई बात, इनको 3 जगहों की ज़मींदारी राइट मिली, जिसमें से एक जगह था कलकत्ता। फिर इन्होंने औरंगज़ेब को और ज़्यादा परसुएड किया और उनसे एक फरमान जारी करवा लिया। उस फरमान में ये लिखा हुआ था कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये ट्रेड फ्री टैक्स कर सकती है। बहुत मीठा मीठा बोल के क्या किया, औरंगज़ेब से ये फरमान जारी करवाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ड्यूटी फ्री ट्रेड करेगी, कोई टैक्स नहीं देगी। क्लियर है बात, यहीं से इनका शुरू हुआ था। मीठा मीठा बोल के बहुत अच्छे से फंसा लेते थे। फरमान क्या होता है, रॉयल ऑर्डर होता है। फरमान जो राजा रॉयल ऑर्डर देता है उसी को फरमान कहा जाता था। अब क्या हुआ, इन्होंने टैक्सेस वगैरह देने बंद कर दिए।
कंपनी दे ही नहीं रही है। कंपनी के साथ साथ जो बाकी प्राइवेट ट्रेडर्स थे ना उस टाइम पे, ब्रिटिश प्राइवेट ट्रेडर्स, उन्होंने भी मना कर दिया कि हम भी टैक्स नहीं देंगे, जिस पर उस टाइम के नवाब थे बंगाल के मुर्शिद कुली खान काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए। अब क्या हुआ कि मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान बंगाल बने नवाब के, वो भी इस चीज़ से काफ़ी खफा रहते थे कि क्यों ये हमें टैक्सेस नहीं दे रहे हैं। जब इनकी डेथ हो गई, अलीवर्दी खान के 1756 में डेथ हो गई, औरंगज़ेब की भी डेथ हो चुकी, हमने देखा 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हो चुकी थी। तो अब अलीवर्दी खान की डेथ होने के बाद सिराजुद्दौला बने नवाब के बंगाल। जब सिराजुद्दौला नवाब के बंगाल बने तो इन्होंने थोड़ी सख्तियाँ दिखाने स्टार्ट की। ब्रिटिश वालों को मना किया कि तुम किलाबंदी नहीं करोगे, तुम टैक्सेस दोगे, तुम अपने मन की नहीं कर सकते, तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से बंगाल बहुत घाटे में जा रहा है, घाटे का सौदा है ये, तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। अब ब्रिटिश वाले क्या कह रहे हैं, ब्रिटिश वाले कहते हैं अगर हम टैक्सेस देंगे तो हम कमाएंगे कहाँ से, प्रॉफिट ही नहीं होगा हमारा। तो इतनी सी बात पे अब उन दोनों के बीच में हो गया कॉन्फ्लिक्ट, और एक दिन सिराजुद्दौला को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने मूड बनाया, 30,000 सोल्जर्स लेके पहुंच गए कासिम बाज़ार, जहाँ पे इंग्लिश की फैक्ट्री थी। वहाँ पे पहुँचने के बाद उन्होंने जो ऑफिशियल्स थे उनको अरेस्ट कराना शुरू कर दिया। जब खबर जाती है, बाकी कंपनी वालों को जाती है खबर, रॉबर्ट क्लाइव क्या करते, रॉबर्ट क्लाइव भी अपनी सेना लेके पहुँच जाते हैं लड़ने, दोनों के बीच में जमकर लड़ाई होती है। इसी बीच में रॉबर्ट क्लाइव ने एक चाल चली, कहा ऐसे तो हम लग रहा है जीत नहीं पाएंगे सिराजुद्दौला से, क्या करते हैं, मीर ज़फ़र नाम का एक बंदा था, उनको फुसला लिया, उनको परसुएड कर लिया कि तुम हमारा साथ दो, तुम रहोगे सिराजुद्दौला के टीम में लेकिन साथ हमारा दोगे। तो इन मीर ज़फ़र की धोखे की वजह से सिराजुद्दौला हार गए, उनका मर्डर कर दिया गया और मीर ज़फ़र को नवाब बना दिया गया। ठीक है, मीर ज़फ़र नवाब बन गए। ये बैटल ऑफ प्लासी हुआ कब था, 1757 में हुआ था, इसको ध्यान रखना। बैटल ऑफ प्लासी किस ईयर में हुआ है, 1757 में। मीर ज़फ़र अब नवाब बन गए। क्या इन ब्रिटिश वालों को चाहिए क्या था, एक कठपुतली राजा जिसको अपने इशारों पर चला सके। तो मीर ज़फ़र चल रहे थे उनके इशारों पे, आराम से सब कुछ सही चल रहा था। फिर क्या होता है, एक दिन धीरे धीरे मीर ज़फ़र को, मतलब अब भाई नवाब हो तुम, तो ऐसा तो है नहीं सिर्फ कठपुतली बन के रहोगे, तुम्हें लोगों की बात भी माननी पड़ेगी, जो वहाँ के लोग हैं उनकी भी सुननी पड़ेगी। तो मीर ज़फ़र ने थोड़ी बोलना शुरू कर दिया कि देखो भाई हमारे लोगों को शिकायतें हो रही हैं आप लोगों से, ये दिक्कत है। तो जब इन्होंने बोलना शुरू किया ना मीर ज़फ़र ने, तो इनको हटा दिया गया, नवाब से हटा दिया गया और मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। अब जब मीर कासिम नवाब बनते तो थोड़े टाइम बाद इन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया। एक बहुत फेमस बैटल हुआ मीर कासिम से, बैटल ऑफ बक्सर। ब्रिटिश और मीर कासिम में एक बहुत फेमस बैटल हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। क्यों हुआ था बैटल ऑफ बक्सर? बस इसीलिए हुआ क्योंकि मीर कासिम ने उनके खिलाफ आवाज़ें स्टार्ट कर दी। अब उनको मार दिया गया, मीर कासिम को डिफीट कर दिया गया बैटल ऑफ बक्सर में, और मीर ज़फ़र को फिर से बना दिया गया। मीर ज़फ़र को क्या किया, फिर से बना दिया गया। जो नवाब होते थे बंगाल के, उनको 5 लाख रुपए देने होते थे हर महीना, कंपनी को देने होते थे 5 लाख महीना, हर 5 लाख महीना देना होता था उनको, ठीक है, एज अ गिफ्ट समझ लो, टैक्स समझ लो, जो भी उनको देना होता था, कंपलसरी था। अब जब मीर ज़फ़र की डेथ हुई, मीर ज़फ़र की जब डेथ हो गई फाइनली, अपनी मौत से जब मरे, किसी ने मारा नहीं, अपनी मौत से जब मरे 1765 में, तो कंपनी ने क्या डिसीज़न लिया कि अब हम किसी को नवाब नहीं बनेंगे, हम खुद ही नवाब हैं, कंपनी वाले खुद ही नवाब है, अब कोई नवाब ववाब नहीं रहेगा। उन्होंने अपने आप को दीवान ऑफ बंगाल अपॉइंट कर लिया। 1765 में कंपनी वाज अपॉइंटेड एज दीवान ऑफ बंगाल। ध्यान से देखते जाना, समझ में आई बात। अब ये कंपनी जब दीवान बन गई तो दिक्कतें सारी ख़त्म हो गई, सारे मसले ख़त्म। अब इनको 5 लाख रुपए महीने लेने की ज़रूरत नहीं है, इनके हाथ में सब कुछ है, जितना पैसा चाहे खर्चा करें, बंगाल में जो चाहे करना करें, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें ख़त्म हो गई। अब उनको रेवेन्यू वगैरह के लिए झुकना नहीं पड़ता था, अब ये सारा काम अपने मन से करते थे। यहाँ से क्लियर है कॉन्सेप्ट। बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल बने थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव एक बंदा है, वो पहला गवर्नर जनरल बना था बंगाल का। क्वेश्चन बनता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो थे रॉबर्ट क्लाइव। ये इंडिया में आए थे 1753 में, 18 साल की उम्र में, और बहुत कमाया पैसा भैया, जी भर के पैसा कमाया इंडिया में। जब वापस गए ये ब्रिटेन में तो इनके ऊपर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगे कि इन्होंने इतना करप्शन किया, ये किया है, वो किया, और फाइनली ये सब सुनते सुनते उन्होंने 1774 में सुसाइड कर लिया।
ठीक है, बात समझ में आई। पहला याद क्या रखना, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हु रॉबर्ट क्लाइव थे। आगे बढ़ते हैं, हमारी कहानी आगे देखते हैं। नबूब, ये जो वर्ड नबूब दिख रहा है ना, नवाब, ये जो इंग्लिश वाले थे ये नवाब को नबूब बोलते थे, अपने आप को नबूब बोलते थे। वो बोल ही नहीं पाते थे, प्रोनाउंस ही नहीं कर पाते थे नवाब, इसलिए उसको नबूब कहते थे। इतना क्लियर है। कंपनी का रूल इंडिया में एक्सपेंड कैसे हुआ ये देखेंगे हम, किस तरीके से बंगाल से उन्होंने पूरे इंडिया में कब्ज़ा किया। उन्होंने कई सारे मिलिट्री तरीके अपनाए, दूसरे टेरिटरी पे कब्ज़ा किया। उसके अलावा बहुत सारे चालें चली, पॉलिटिकल अलायंसेस बना के भी उन्होंने किया, जिसमें से एक अलायंस है सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस में ये होता था कि अगर कोई भी किंगडम सब्सिडरी अलायंस में आएगा तो उस किंगडम को ये हक नहीं है कि वो अपनी खुद की आर्मी रखे। उसको अगर फोर्सेस की ज़रूरत है तो वो ब्रिटिश से फोर्सेस लेगा, जिसको कहा जाता था सब्सिडियरी फोर्सेस, और उन फोर्सेस के लिए उसको पे करना पड़ेगा, उस किंगडम को पे करना पड़ेगा। अगर वो पे नहीं कर पाया, पैसा नहीं दे पाया, तो उसकी किंगडम को छीन लिया जाएगा। समझ में आई बात? मतलब तुम अपना आर्मी भी नहीं रख सकते, अगर ज़रूरत है तो ब्रिटिश वालों की आर्मी लोगी, और उन आर्मियों के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप पैसे नहीं दे पाए तो क्या होगा, आपसे छीन लिया जाएगा। क्लियर है सब्सिडरी अलायंस? अब देखो क्या होता है। 1801 में रिचर्ड वेलेस्ली उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। अवध ऑफ नवाब ऑफ अवध जो थे उनको ज़बरदस्ती सब्सिडरी अलायंस में ले लिया, कहा कि तुम हमारी सब्सिडरी अलायंस बन जाओ। और नवाब ऑफ अवध जब उस सब्सिडियरी फोर्स के लिए पैसे नहीं दे पाए तो उनकी आधा से ज़्यादा टेरिटरी पे कब्जा कर लिया गया। समझे बात? किस तरीके से चाल चल रहे थे वो, पहले अच्छे से समझा रहे थे, बाबू तुम सब्सिडियरी अलायंस में आ जाओ, हम तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे अपने फोर्सेस देके। और जब तुम बाबू चले जाते थे उनके अलायंस में तो वो क्या करते थे, अपने फोर्सेस देते थे। अगर तुम पैसा नहीं दे पाए, उनका टैक्स नहीं चुका पाए, तो वो तुम्हारी टेरिटरी ही छीन लेते थे, बाबू को धोखा देके टेरिटरी ही छीन लेते थे। समझ में आई बात? इसी तरीके से उन्होंने हैदराबाद को भी छीना था, सब्सिडरी अलायंस से हैदराबाद पे भी कब्ज़ा किया था। अभी देखो अवध पे कब्ज़ा कर लिया आधा से ज़्यादा, बंगाल पे तो कब्ज़ा है ही, अवध, बंगाल, हैदराबाद तीनों पे कब्ज़ा कर लिया। अब देखो और क्या क्या चालें चली इन्होंने, आगे देखो भैया। उससे पहले दो टर्म्स देख लो। इंजक्शन हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। इंजक्शन का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, सबसर्वियंस का मतलब है सबमिसिवनेस। ठीक है, क्लियर है इतना? आगे देखते हैं। आगे देखो, अब कहानी पढ़ेंगे टीपू सुल्तान की। देखा वहाँ पे कब्जा कर लिए सब्सिडरी अलायंस से। अब क्या होता है, जहाँ इन ब्रिटिश को लगता है ना कि ये सामने वाला बहुत खतरनाक हम पर हमला कर सकता है, वहाँ पे मिलिट्री लेके पहुँच जाते थे लड़ने। एक कहानी है मैसूर की। मैसूर में रूल करते थे हैदर अली, मैसिव के रूलर रहे हैं हैदर अली। उन्होंने रूल किया 1761 से 1782 में। टीपू सुल्तान ने रूल किया 1782 से 1799 में। मैसूर जो था वो मालाबार कोस्ट का जो ट्रेड था उसको कंट्रोल करता था। यहाँ से ये जो मालाबार कोस्ट है, यहाँ से कंपनी जो है वो पेपर, काली मिर्च, ये पेपर लिख दिया है, पेपर है मसाला है, काली मिर्च और कार्डामम, इलायची का सप्लाई करते थे। टीपू सुल्तान एक दिन क्या करते हैं, 1785 में क्या करते हैं, इन्होंने बैन कर दिया ट्रेड, कह दिया कि ब्रिटिश यहाँ से सामान नहीं खरीद के ले जा सकते। यहाँ उन्होंने अपने जो ट्रेडर्स थे, लोकल ट्रेडर्स, उनको भी आदेश दिए टीपू सुल्तान ने कि तुम ब्रिटिश वालों के साथ ट्रेड नहीं करोगे। इस पर ब्रिटिश वाले बौखला गए, भाई कैसे रोक दिया इन्होंने अपना ट्रेड, वो मिलिट्री लेके पहुँच गए। ये जो मैसूर आर्मी थी, टीपू सुल्तान थे, इनके बहुत क्लोज रिलेशंस थे फ्रांस के साथ, तो इनकी आर्मी काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न थी, क्योंकि फ्रांस वालों से रिलेशन थे तो इनकी आर्मी मॉडर्नाइज थी। अब ब्रिटिश और मैसूर के बीच में 4 वार हुए, 4 एंग्लो मैसूर वार हुए हैं, जिसमें से पहला हुआ था 1767 से 1769। पहला एंग्लो मैसूर वार 1767-79, इसमें ब्रिटिश वाले हार गए थे। 1780-1784 तक चला सेकंड एंग्लो मैसूर वार, ब्रिटिश वाले हार गए। देख लो कितनी पावरफुल है टीपू सुल्तान की आर्मी। 1790 से 92 तक चला, इसमें ब्रिटिश वाले हार गए। फाइनली जो 1799 में हुआ वार, इसमें जीते ब्रिटिश वाले। इतनी मेहनत मुशक्क़त के बाद 1799 में ये जीत गए एंग्लो मैसूर वार, और टीपू सुल्तान की डेथ हो गई 4 मई 1799 में। उन सेरिंगपट्टनम में या मैसूर का जो एरिया था उस पर ब्रिटिश वालों का कब्ज़ा हो गया। ये जो सेरिंगपट्टनम जगह है ये उस टाइम पे मैसूर की कैपिटल थी।
क्लियर है यहाँ तक बात, किस तरीके से मैसूर पे कब्ज़ा हुआ। इतनी सारी लड़ाइयाँ होने के बाद फाइनली 1799 में ब्रिटिश ने मैसूर पे कब्ज़ा की। ये सेरिंगपट्टम जो थी उस टाइम पे मैसूर की कैपिटल थी। आगे देखेंगे हम। अब मराठा के साथ वार होता है। मैसूर पे कब्ज़ा हो चुका है, सब्सिडरी अलायंस है, हैदराबाद आधे अवध पर कब्ज़ा कर लिया है, बंगाल पे तो भैया पहले से कब्ज़ा था। तो अब मराठा वार देखेंगे। जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है 1761 में, ये ब्रिटिश के साथ नहीं हुआ बेटे, ये बहुत पहले हुआ था 1761 में। उसके बाद क्या हुआ, मराठा वाले जो हैं थोड़े उनकी पावर कमज़ोर हुई। अभी तक मराठा वाले जो थे मुग़ल एम्पायर के टाइम पे बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, मुग़ल से लड़ जाते थे कि हम इंडिया पे राज करेंगे। फिर जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हुई लड़ाई तो उसके बाद वो थोड़े वीक पड़ गए और उनका इंडिया पे रूल करने का जो सपना था थोड़ा कमज़ोर पड़ गया था। काफ़ी हिस्सों में डिवाइड हो गए मराठा वाले, अलग अलग लीडर्स रहे और सारे लीडर्स एक अलायंस में बंधे हुए थे पेशवा के नाम पे। मतलब एक नाम के लिए लीडर था पेशवा और उसके अंडर में अलायंस में कई सारे छोटे छोटे लीडर्स थे। इस तरीके से मराठा स्टेट चल रहा था। दो लोगों के नाम दिए हैं, महादजी सिंधिया और नाना फाड़नीस। ये बहुत फेमस मराठा सोल्जर थे ब्रिटिश के टाइम के। इनके नाम ध्यान रखिएगा कि ये थे कौन एक्चुअली। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अब ये ब्रिटिश वाले जो हैं ये मराठा वालों पर भी हमला करने की सोच रहे हैं। मराठा पे भी कब्ज़ा करना है। भाई सुकून कहाँ है, मैसूर पे अभी कब्ज़ा कर लिया उतना काफ़ी नहीं है, इंडिया पे पूरा कब्ज़ा करना है। तो मराठा में भी अब इनको कब्ज़ा करना है, जिसके लिए उन्होंने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी। पहली लड़ाई थी उनकी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ था, ख़त्म हुआ था 1782 में। पहला एंग्लो मैसूर वार हुआ और ख़त्म हुआ 1782 में। इस लड़ाई में कोई भी क्लियर विक्टर नहीं था, कोई भी क्लियर नहीं था कौन जीता कौन हारा। एक ट्रीटी हुई थी उस टाइम पे, ट्रीटी ऑफ साइबाई, मतलब वो वार को क्या किया गया, बीच में रोक दिया गया ट्रीटी करके, कोई भी क्लियर विक्टर नहीं था। तो अगर क्वेश्चन बने ट्रीटी ऑफ साइबाई किस एंग्लो मराठा वार में साइन किया गया था, तो वो था फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। सेकेंड एंग्लो मराठा वार हुआ 1803 से 1805 तक। इसमें ब्रिटिश ने कब्ज़ा कर लिया उड़ीसा पर और यमुना के किनारे जो टेरिटरीज़ थे, आगरा, दिल्ली, इन सब पे कब्ज़ा हो गया ब्रिटिश वालों का सेकेंड एंग्लो मराठा वार के बाद। थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ 1817 से 1819 तक। इस वक्त पेशवा को ख़त्म कर दिया गया, पेशवा वाला जो सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया। पेशवा को भेज दिया गया कानपुर के पास एक जगह थी बिथुर। मतलब ये लास्ट एंग्लो मराठा वार जो था इसमें मराठा की पूरी ताकत को ख़त्म कर दी गई। क्लियर है बात। देखो किस तरीके से धीरे धीरे इंडिया में फैल रहा है। मैसूर पे कब्ज़ा हुआ, अब दिल्ली, आगरा और जो उड़ीसा वाली जगह है वहाँ पे ब्रिटिश का कब्ज़ा हो गया। आगे देखो आगे इन्होंने क्या क्या चालें चली। अब है पैरामाउंट सी। जिस तरीके से सब्सिडियरी अलायंस था उसी तरीके से पैरामाउंट सी एक चाल थी। इसको किसने इनिशिएट किया था, लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल रहे थे 1813 से 23 तक। इन्होंने इनिशिएट किया था पैरामाउंट सी। ध्यान रखना क्वेश्चन बनता है, पैरामाउंट सी वाज इनिशिएटेड बाय लॉर्ड हेस्टिंग। इस पैरामाउंट सी के अकॉर्डिंग क्या था, इस पैरामाउंट सी में उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया, कंपनी ने डिक्लेयर किया कि जो कंपनी है वो सुप्रीम है इंडिया में, इसके जो पावर्स हैं वो इंडिया वालों से ज़्यादा हैं। तो ये कंपनी अपने लिए कुछ भी कर सकती है, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी स्टेट पर कब्ज़ा कर सकती है। समझ में आई बात। मतलब वो एक क्लेम दे रहे हैं, एक खुली चेतावनी दे रहे हैं कि हम जो ब्रिटिश है ना वो पावरफुल हैं तुम इंडियंस से, और हमारा जिस पे दिल आएगा उस पर कब्ज़ा करेंगे। क्लियर है बात यहाँ से। ये थी पैरामाउंट सी की टेक्निक। आगे देखते हैं पैरामाउंट सी ने किस तरीके से कब्ज़ा किया। अब इस पैरामाउंट सी पे हर कोई तो राज़ी नहीं हो जाएगा ना कि आके तुम हमारे ऊपर कब्ज़ा करो, उसके ख़िलाफ़ भी लोग उठेंगे। एक उनके ख़िलाफ़ उठी थी रानी चन्नाम्मा। चन्नाम्मा के बारे में बताया गया है कि कित्तूर कर्नाटका में एक जगह है, वहाँ पे जब ब्रिटिश वाले कब्ज़ा करने गए तो रानी चन्नाम्मा ने उनके ख़िलाफ़ एंटी ब्रिटिश मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। उनको अरेस्ट कर लिया, मतलब लड़ी वो, और उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया 1824 में और उनकी डेथ हो गई 1829 में। लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ मूवमेंट। उनके बाद एक छोटे से
चौकीदार थे वहाँ के, कितूर के चौकीदार थे, रनियान्ना नाम के चौकीदार थे। उन्होंने इस मूवमेंट को आगे कैरी किया और उन्हें पकड़ लिया गया 1830 में और फांसी पर चढ़ा दिया गया। मतलब ये कितूर वाला जो कांड था फिनिश कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, रानी चन्नाम्मा जो है वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? कितूर कर्नाटका से। और ये रयान्या का थी, ये भी कितूर कर्नाटका से ही बिलोंग करते थे। आगे देखेंगे। अब कहाँ तक कब्ज़ा, देखो आधे इंडिया में कब्ज़ा हो चुका है। अब रशिया जो है, रशिया की बात आती है। ब्रिटिश वालों को अचानक डर सा लगता है रशिया से, क्योंकि रशिया उधर से कब्ज़ा करना स्टार्ट कर रही थी। नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है इंडिया का, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान उस टाइम पे जो था, वहाँ पर धीरे धीरे रशिया का कब्ज़ा होना स्टार्ट हो गया था। मतलब ब्रिटिश वालों को ये ख़तरा था। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश वालों ने क्या किया, खुद से ही अटैक कर दिया अफ़गानिस्तान पे और एक काफ़ी लंबी लड़ाई चढ़ी 1838 से 1843 तक। वहाँ के हिस्सों पर भी उन्होंने कब्ज़ा कर दिया। नॉर्थ वेस्ट अफ़गानिस्तान टाइप का जो एरिया था वहाँ पे भी इन ब्रिटिश का कब्ज़ा हो गया। फिर इन्होंने सिंध पर कब्ज़ा किया 1843 में। अब जो दिक्कत बची हुई थी इंडिया में वो थी पंजाब की। बाकी जगहों पे तो अच्छा खासा कब्ज़ा हो गया, लेकिन पंजाब वाला जो एरिया था वहाँ पे कब्ज़ा बाकी था, क्योंकि वहाँ के जो राजा थे रणजीत सिंह वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। जब उनकी डेथ हुई 1839 में, तो उसके बाद क्या किया, ये ब्रिटिश वालों ने हमला किया, लड़ाई चली और फाइनली 1849 में पंजाब को भी एनेक्स कर लिया गया। पंजाब पर भी कब्ज़ा हो गया 1859 में। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहाँ से? किस तरीके से देखो पूरे इंडिया में फैल रहे हैं। अभी भी सब्र नहीं है इनको, अभी भी सब्र नहीं है। देखो आगे क्या होता है। लॉर्ड डलहौजी हैं गवर्नर जनरल, जो 1848 से 1856 तक रहे। इन्होंने एक पॉलिसी बनाई, देख लो, अभी सब्सिडियरी अलायंस बनाया था, पैरामाउंटसी बनी थी, अब नई पॉलिसी बन रही है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था, इसमें डलहौजी ने कहा कि अगर कोई राजा है जिसका कोई बेटा नहीं है, अगर किसी का बेटा नहीं है, तो उसका किंगडम जो होगा वो हमारे कब्ज़े में आ जाएगा। फिर से सुनना, अगर कोई राजा है और उसका कोई मेल हेयर नहीं है, उसका कोई बेटा नहीं है, तो उसका जो किंगडम है वो ब्रिटिश के कब्ज़े में आ जाएगा। अब देखिए, इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से कितने स्टेट्स कब्ज़े में आ गए। सतारा 1848 में कब्ज़े में आ गया, सांबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852, नागपुर 1853, झांसी 1854। ये सारे जो स्टेट्स हैं कब्ज़े में आए हैं ओनली बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? फिर अब सब कुछ हो चुका है, सारे इंडिया के स्टेट्स कब्ज़े में आ चुके हैं। अवध का जो बाकी हिस्सा था, पोर्शन बचा हुआ पोर्शन जो था, उस पर कब्ज़ा करने का कोई तरीका इन्हें नज़र नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ के जो नवाब थे उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम सही से गवर्नमेंट नहीं चला पा रहे हो, मिस गवर्नमेंट कर रहे हो, तुमको हटा दिया जाए। उनको नवाब से हटाकर और कब्ज़ा कर लिया। देखो कुछ नहीं समझ में आया तो मिस गवर्नमेंट का चार्ज लगा दिया। 1856 में अवध भी उनके कब्ज़े में आ गया पूरी तरीके से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, ये था पूरा कहानी कैसे इंडिया में कब्ज़ा हुआ ब्रिटिश का। अब देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ये कैसे चलाते थे। वैरेन हेस्टिंग एक गवर्नर जनरल रह चुके थे 1773 से 1785 में। उस टाइम पे क्या था, ब्रिटिश टेरिटरीज़ 3 हिस्सों में डिवाइड थी, 3 प्रेसिडेंसी में, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। 3 प्रेसिडेंसी में डिवाइड थी ब्रिटिश इंडिया, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। ध्यान रखना कितने प्रेसिडेंसीज़ हैं। जो एक प्रेसिडेंसी है ना, तीनों प्रेसिडेंसी पे गवर्नर रूल करता था, जैसे बंगाल का गवर्नर, बॉम्बे का गवर्नर, और इन सब का लीडर था, इन सब का जो एडमिनिस्ट्रेटर था वो था गवर्नर जनरल। समझ में आई बात? तीनों प्रेसिडेंसी में एक एक गवर्नर होते थे और उनका जो हेड होता था तीनों का, वो होता था गवर्नर जनरल। वैरेन हेस्टिंग जो देखा हमने, इन्होंने कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर करने के लिए, और सबसे ज़्यादा इन्होंने जस्टिस के फील्ड में, लॉ के फील्ड में, जस्टिस के फील्ड में रिफॉर्म्स किए। आगे देखेंगे किस तरीके से रिफॉर्म किए इन्होंने। 1772 से, फ्रॉम 1772 में हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले में 2 कोर्ट्स हुआ करते थे, एक क्रिमिनल कोर्ट, एक सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट को हिंदी में फौजदारी अदालत और सिविल कोर्ट को दीवानी अदालत के नाम से जाना जाता था। जो क्रिमिनल कोर्ट होते थे वो काजी और मुफ्ती के अंडर होते थे, लेकिन उन पे सुपरविज़न जो होता था वो कलेक्टर का होता था। ध्यान देना, सुपरविज़न किसका होता था क्रिमिनल कोर्ट्स पे? कलेक्टर्स का होता था, और काजी और मुफ्ती वहाँ पर काम किया करते थे।
काजी कौन होते हैं? जज होते हैं। मुफ्ती कौन होते हैं? मुफ्ती मुस्लिम कम्युनिटी के जूरिस्ट होते हैं जो कि काजी को एडमिनिस्टर करते हैं, रूल रेगुलेशन बताते रहते हैं मुफ्ती। ठीक है। इम्पीचमेंट वर्ड देखना, इम्पीचमेंट वर्ड क्यों मैंने यूज़ किया है, ये वर्ड जो है इसका इस्तेमाल इसलिए क्योंकि जब वैरन हेस्टिंग यहाँ से लौट के गए तो उनके ऊपर एक ब्लेम लगाया गया, उनको एक्यूज़ किया गया। किसने एक्यूज़ किया था? एडवर्ड बर्क ने। एडवर्ड बर्क ने इनको एक्यूज़ किया कि इंडिया में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मिस गवर्नमेंट किया है, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया। तो वैरन हेस्टिंग का इम्पीचमेंट हुआ। इम्पीचमेंट होता क्या है एक्चुअली? A trial by House of Lords in England for charge of misconduct brought against a person in House of Commons। House of Commons में अगर किसी के ऊपर चार्ज लगाया जाता है और वो पेशी, वो बात जाती है हाउस ऑफ लॉर्ड में, वहाँ पे ट्रायल होता है, इसी को इम्पीचमेंट कहा जाता है। तो वैरन हेस्टिंग का इम्पीचमेंट हुआ था। एक्यूज़ किसने किया था? एडवर्ड बुर्क ने किया था। आगे देखेंगे हम। अब जो ज्यूरिस्ट की बात कर रहे थे हम, क्या हुआ कि जस्टिस के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स हुए थे। क्या रिफॉर्म्स हुए थे? अब दिक्कतें कहाँ आ रही थी? जो मुस्लिम लॉ था, ठीक है, मुफ्ती लोग कर रहे थे, लेकिन जो हिंदू लॉ था वहाँ पे काफ़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि अलग अलग धर्मशास्त्रास थे, अलग अलग स्कूल्स ऑफ धर्मशास्त्रा थे, तो लॉज काफ़ी डिफ़र कर रहे थे हिंदूज़ में। तो क्या किया गया? 1775 में 11 पंडित को बोला गया कि तुम पूरे हिंदू लॉ की एक कंपाइलेशन बनाओ कि दिक्कत ना हो इधर उधर ढूंढने में, यार एक बुक बनाओ जहाँ पे सारे लॉज मिले। तो उन्होंने बुक बनाई और उस बुक को NB हलहेड ने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। वो जो हिंदू के लॉज थे उस बुक को ट्रांसलेट किया NB हलहेड ने इंग्लिश में। ठीक है, आगे देखेंगे हम। और फिर बाद में 1778 में मुस्लिम लॉज को भी कंपाइल किया गया। क्लियर है यहाँ तक? फिर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। क्वेश्चन बनता है, सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? 1773 में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक कोर्ट ऑफ अपील भी बना। कोर्ट ऑफ अपील को कहा जाता है सदर निज़ामत अदालत। सदर निज़ामत अदालत को भी सेटअप किया गया था। कहाँ पे? कोलकाता में। क्लियर रखना यहाँ से बातें। आगे देखेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट में प्रिंसिपल फिगर हुआ करते थे वो कलेक्टर हुआ करते थे। आज भी कलेक्टर ही हैं डिस्ट्रिक्ट में प्रिंसिपल फिगर। क्वेश्चन बनता है प्रिंसिपल फिगर ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट, वो थे कलेक्टर और आज भी कलेक्टर ही होते हैं। ठीक है। धर्मशास्त्र भी हमने देखा। धर्मशास्त्र वर्ड, ये धर्मशास्त्र होते क्या हैं? ये संस्कृत बुक हैं जिसमें रूल रेगुलेशन लिखे गए हैं कि हिंदूज़ को कैसे रहना चाहिए, उनके कोड ऑफ कंडक्ट क्या हैं। धर्मशास्त्र को 500 BC ऑनवर्ड से प्रोड्यूस किया जाने लगा था। अब हम कंपनी के आर्मी के बारे में थोड़ी डिटेल देखेंगे। मुग़ल आर्मी देखो क्या थी। ब्रिटिश के आने से पहले जो मुग़ल एम्पायर था उस कंपनी का, वहाँ की आर्मी का क्या हाल था? मुग़ल आर्मी में कैवलरी हुआ करती थी, सवार लोग जो घोड़े पे सवार होते थे, और इन्फेंट्री जो पैदल चलते थे। ठीक है। इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी तीरंदाजी में, आर्चरी में, और उनको तलवार चलाना सिखाया जाता था। मुग़ल वाले जो थे, मुग़ल आर्मी में कैवलरी जो थे घुड़सवार वो ज़्यादा हुआ करते थे और जो पैदल होते थे इन्फेंट्री वो कम हुआ करते थे। समझ में आया मुग़ल आर्मी का केस? जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने भी ऑलमोस्ट सेम पैटर्न फॉलो किया। उन्होंने क्या किया? जो पीजेंट्स थे, इंडिया के किसान थे, उनको सोल्जर की तरीके से भर्ती करने लगे और उनको सिपाही आर्मी के नाम से जाना जाता था। सिपाही जो वर्ड है ये सिपाही है, सिपाही वर्ड से निकल के आया सिपाही। वो सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे ब्रिटिश लोग, तो सिपाही को सिपाही कहते थे। ठीक है। फिर 1820s के बाद वारफेयर टेक्नोलॉजीज़ चेंज हुई, इंडिया में गन इंट्रोड्यूस होने लगे, ये मस्केट्स और मैच लॉक्स वगैरह यूज़ में आने लगे और इन्फेंट्री की डिमांड इंक्रीज़ हो गई। अभी तक क्या था? कैवलरी ज़्यादा डिमांड में थी, तलवारबाजी करना है, तीरंदाजी करना है। लेकिन जब टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हुई, अब बंदूक चलाना है तो घोड़े पे बैठ के चलाने की ज़रूरत है नहीं, तो उस टाइम पे क्या हुआ? इन्फेंट्री की डिमांड इंक्रीज़ हुई। इन्फेंट्री क्या होते हैं? पैदल लोग, पैदल वाले जो सिपाही होते हैं, उनकी डिमांडें इंक्रीज़ हुई। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट? क्लियर है ना? ये था सिस्टम, किस तरीके से इंडिया में आर्मी का था, रूल रेगुलेशन आर्मी का कैसे था, ये था। उसके बाद आपको लास्ट में चैप्टर के बताया गया है केप ऑफ गुड होप एक जगह है, अफ्रीका की सदर्न मोस्ट टिप है।
ये नाम क्यों आया आपकी बुक में? स्लेवरी के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्लेव्स रहे हैं, पाए गए हैं। स्लेवरी एंड हुई थी 1834 में। स्लेवरी एंड कब हुई थी? 1834 में। केप ऑफ गुड होप क्या है? सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका है। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? ये था हमारा पूरा चैप्टर। हम नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे, चैप्टर 3।